हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 106 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में हम जानेंगे ये मॉडल क्या था, किसने दिया था, किसको एक्सटेंड कर रहा था, सिर्फ इस बारे में जानेंगे। और ये मॉडल जो है इम्पॉर्टेंट है, रिपीट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले सबसे जान लेते हैं सबसे पहले कि ये दिया किसने था। ठीक है, वो कौन थे। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मंडल एंड जे मार्कस फ्लेमिंग इन द अर्ली 1960s। ठीक है, 1960s में दो इंडिपेंडेंट दोनों इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने डेवलप किया था इंडिपेंडेंटली। पहले कौन थे? रॉबर्ट मंडल थे और दूसरे थे जे मार्कस फ्लेमिंग। ठीक है, अब ये कौन कौन इकोनॉमिस्ट हैं या इनका क्या हम कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट मंडल नोबेल प्राइज विनर है, इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमिक्स में है और 1999 मतलब इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, एंड ही इज द फादर ऑफ यूरो। व्हाट इज यूरो? and made significant contribution to the international macroeconomics। so international macroeconomics में इनका एक कह सकते हैं हम contribution रहा था रॉबर्ट मंडल का। ठीक है, so सबसे पहले जान लेते हैं यूरो क्या है। यूरो करेंसी है ना, पूरे यूरोप में एक ही करेंसी चलती है, यूरोपियन मॉनेटरी या फिर यूरोपियन मनी करेंसी, तो यूरो वही है। ठीक है, तो इन्होंने ही हम कह सकते हैं इन्होंने ही उसको नाम दिया था यूरो, इन्होंने ही बनाई थी, तो यही फादर है यूरो के, उस करेंसी की। ठीक है, चलो अब क्या है हमारा। जे मार्कस फ्लेमिंग वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वर्क किया और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन दिया था ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में। ठीक है जी, चलो ये तो पता लग गया। मंडल फ्लेमिंग मॉडल डेवलप किया दो इकोनॉमिक्स ने इंडिपेंडेंटली। पहले थे रॉबर्ट मंडल एंड दूसरे थे हमारे कौन? जे मार्कस फ्लेमिंग। कौन कौन थे थोड़ा थोड़ा हमने इनके बारे में भी जान लिया। और अगर एग्जाम में फॉर एग्जांपल कोई भी थ्योरी कोई भी मॉडल आता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर या दो या तीन से ज़्यादा जिसने भी इकोनॉमिक्स ने दिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप मॉडल या थ्योरी कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में उन इकोनॉमिक्स के बारे में बताया करें। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, वो जो चेकर होता है जो चेक करता है एग्जाम में, जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उसे पता लगता है कि हाँ बच्चे में नॉलेज है, दैट्स वाई। ठीक है, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो इकोनॉमिस्ट कौन है फॉर योर नॉलेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, the Mandel Fleming model is an economic model that help us understand how government policies कौन कौन सी होती है। इंटरेस्ट रेट में चेंज लाना, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, टैक्स वगैरह लगाना होता है। ठीक है, और अफेक्ट एन ओपन इकोनॉमी दैट ट्रेड विद अदर कंट्री। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जो बाहर अदर कंट्रीज के साथ क्या करती है? ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वही तो ओपन इकोनॉमी होती है। हम कह सकते हैं अगर हमारी एक कंट्री ले लेते हैं, इंडिया कंट्री, ठीक है, वो ओपन इकोनॉमी है, तो फॉरेन के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे अगर उन्हें इंडिया में बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिला तो वो यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ के इन्वेस्टर्स जो होंगे उन्हें जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही तो होता है ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सामान जो है हम कह सकते हैं आयात निर्यात करना एक देश से दूसरे देश में, ये सब ओपन इकोनॉमी में होता है। ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट परमिशंस देती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, हम कह सकते हैं ग्लोबली ट्रेड करने की। सो यहाँ पर मंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है ये बताता है कि कैसे जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो पूरी एक ओपन इकोनॉमी को अफेक्ट डालती है। ठीक है, और वो कौन कौन से हम कह सकते हैं पॉलिसीज है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में चेंज लाना या फिर गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, यही तो काम होता है। अभी कौन कौन सी पॉलिसीज के अंदर होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, इट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द ISLM मॉडल। जो हमारा MFM है,
मंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है वो एक्सटेंड करता है ISLM मॉडल को, इसीलिए मंडल फ्लेमिंग मॉडल को हम ISLM, BOP और BP मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ISLM मॉडल जो है, ISLM मॉडल को एक्सटेंड कौन करता है? मंडल फ्लेमिंग मॉडल। इसी वजह से मंडल फ्लेमिंग मॉडल को हम किस नाम से और जानते हैं? ISLM, BOP या फिर BP मॉडल। ठीक है जी, चलो अब ये क्या बता रहा है? विच एक्सप्लेन। अब ISLM मॉडल क्या बता रहे थे इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो वो कैसे वर्क करेगी, तो ISLM मॉडल बता रहा था। ठीक है, जैसे कि क्लोज सिस्टम, हम यहाँ पर किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, कोई भी कैपिटल मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन अब जो बहुत ज़्यादा आज के अगर आप देखें तो बहुत सी इकोनॉमीज क्या हैं, वो ओपन इकोनॉमी है, भले ही वो छोटी हैं, स्मॉल इकोनॉमी कहलाती हैं, लेकिन कैसी हैं? ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, अब मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने 2 फैक्टर्स को इंक्लूड किया अपने मॉडल में। वो फैक्टर्स थे फॉरेन ट्रेड एंड सेकेंड था कैपिटल फ्लो। ओपन इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है, जब हम दूसरी किसी कंट्री के साथ क्या करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो पहला तो हो गया फॉरेन ट्रेड होगा, दूसरा कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो क्या होता है? यानी कि मनी जो है, हम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो फ्रीली कर पा रहे, कहीं भी किसी भी कंट्री में। ठीक है, फ्रीली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक जो इन्वेस्टर होता है वो क्या चाहता है? जब उसे जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट करने पर, वो वहीं पर करेगा। तो यहाँ पर वही है कैपिटल फ्लो। कैसा है? कैपिटल फ्लो है। 2 फैक्टर इंक्लूड किए हैं, किसने? मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर स्टडिंग हाउ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी वर्क अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन कंट्रोल करता है? हमने बहुत बार पढ़ा है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का काम होता है RBI का, या फिर RBI नहीं लिखते हैं, ये तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, हम पूरी इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, सभी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है हर एक देश के पास, तो उसका जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें हम फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल को कौन करता है? जो भी एक इकोनॉमी की सरकार होती है वो उसे कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है ये वर्क करेंगी, लेकिन किसके अंडर वर्क करती हैं? डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? एक तो होगा हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इन दोनों के अंडर कैसे जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं और फिजिकल पॉलिसीज होती हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, चलो अब इसके अजम्पशंस जान लेते हैं क्या है। अजम्पशन में पहला है हमारे पास पॉइंट, स्मॉल ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब है? स्मॉल ओपन इकोनॉमी है, देखो ओपन इकोनॉमी है बट कैसी है? स्मॉल है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा है, कोई भी कंट्री जो बहुत छोटी है, छोटी इकोनॉमी है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट को, बहुत छोटी है तो पूरे ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको इम्पैक्ट कर सकती है। अब इम्पैक्ट कैसे करेगी? उसके फाइनेंशियल डिसीजन से। और अभी हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, ये कैसे डिसीजंस होते हैं? ये जो पॉलिसीज होती हैं कैसे डिसीजंस लेती है? मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो होते हैं। तो ये वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। यहाँ पर इस मॉडल का अजम्पशन पहला यही है कि हमारी जितनी भी स्मॉल ओपन इकोनॉमी है वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन से इम्पैक्ट नहीं डाल सकती हैं ग्लोब के इंटरेस्ट रेट को। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जितना भी चल रहा होगा उसको इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। बट अगर अनलाइक हम बात करें
लाइक यूएस है, चाइना है, तो ये इम्पैक्ट करेगी। ये स्मॉल इकोनॉमी नहीं है, ये ओपन इकोनॉमी है बट स्मॉल नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट वही है कैपिटल फ्लो, यानी कि मनी मूव कर सकती है फ्रीली कहीं भी, जहां पर इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस की। शॉर्ट रन एनालिसिस क्या है? प्राइसेस आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। ये क्या है? प्राइसेस आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमने पढ़ा है जितने भी प्राइसेस होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकते, क्यों? ड्यू टू पॉलिसीज होती हैं, वेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस कैसे रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो शॉर्ट रन एनालिसिस हो गया ये हमारा तीसरा अजम्पशन। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, इन सभी चीज़ों को, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, इन सभी को एडजस्ट करने में समय लगता है और वो समय शॉर्ट रन में नहीं मिलता है, फिर वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो ये तीसरा अजम्पशन हो गया क्या? शॉर्ट रन एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो अजम्पशंस पढ़ी आपने, हमने जो अभी अजम्पशंस पढ़ी थी इस मॉडल की, ये हमें क्या बता रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करती है, समझाती है, मदद करती है कि हम जान पाएँ जितनी भी ओपन स्मॉल इकोनॉमीज़ होती हैं, ओपन है, ओपन इकोनॉमी है बट कैसी है, स्मॉल है, वो वर्क कैसे करती है। तो सीधा सीधा सा जो हमारा MFM है वो डिस्क्राइब करता है, ये जो मॉडल है डिस्क्राइब करता है किसको? स्मॉल ओपन इकोनॉमी को। ठीक है, समझे क्या आप? चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ना 3 मार्केट्स हैं। ISLM मॉडल में 3 मार्केट्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें मॉडल में इन 3 मार्केट्स को एक्सटेंड किया। अभी हमने पढ़ा था कि जो मंडल फ्लामिंग मॉडल है वो एक्सपेंड करता है किसको? ISLM मॉडल को। तो जाहिर सी बात है ISLM मॉडल तो आएगा ही आएगा, ये दोनों कर्व तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आती है। ठीक है, अब ये है क्या क्या, एक बार थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। गुड मार्केट कौन सी है? IS, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग मार्केट। ठीक है, अभी जो IS कर्व है ये क्या दिखाता है? इक्विलिब्रियम को दिखाता है। कहाँ पर? गुड्स मार्केट में। कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, और हम कह सकते हैं जो भी आउटपुट है, तो टोटल पूरा का पूरा जितना भी खर्चा होता है उसको बैलेंस करके दिखाना, इक्वल करके दिखाना गुड मार्केट को। क्या गुड मार्केट में क्या कहलाता है? IS कर्व कहलाता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व कहलाता है। और एक चीज और जान लो, अब इसमें जो रिलेशन होता है किसके बीच में, जो रिलेशन होता है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो आउटपुट भी घट जाएगा। ठीक है, यही क्या होता है हमारा IS कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर गवर्नमेंट ने खर्चे करने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए, खर्चा करे लाइक उसने रोड्स बनवाने शुरू किए, तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी ना, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सेम वही चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आया? IS कर्व समझ में आया क्या? ओके, अब यहाँ पर सेकंड बात कर लेते हैं हम LM कर्व के बारे में। LM कर्व क्या है? हमारा मनी मार्केट से रिलेटेड है। ये क्या दिखाता है? मनी की सप्लाई को दिखाता है और उसके डिमांड को दिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ में जो मनी की सप्लाई है और डिमांड है ये डिटरमाइन करते हैं इंटरेस्ट रेट को। मनी की सप्लाई, हम कह सकते हैं मनी की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो मनी की सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा।
यही तो होगा। और अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो बताओ क्या होगा, अगर मनी की जो डिमांड है वो हमने इंक्रीज कर दी है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, एलएम कर्व समझ में आया? आया क्या एलएम कर्व समझ में? और ये तो आपको इसका वैसे इसमें ज़रूरत तो नहीं है आपको पूरा डायग्राम बनाने की, बट फिर भी डायग्राम बना सकते हो। हमें पता है जो हमारा आईएस कर्व होता है वो एक डिमांड के जैसे आता है, और एलएम कर्व कैसे जाता है, सप्लाई के जैसे जाता है, ऐसी तो जाता है ना। चलो अब क्या है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं करेंसी मार्केट। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को। किसको डिटरमाइन करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। Disconnected. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट को, और एक्सचेंज रेट में क्या आता है हमारा, एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आता है, साथ में इन पर इफेक्ट भी डालती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट भी कौन डालता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इंडिया की करेंसी पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का मतलब है कि जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उन्हें ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, जो रुपीज़ है वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, हो जाएगा ना स्ट्रॉन्ग। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो कि डिटरमाइन करता है किसको, एक्सचेंज रेट को। समझे? समझ में आया क्या? आईएस कर्व, एलएम कर्व और एक्सचेंज मार्केट समझ में आया? अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, एंड वाइज वर्सा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग किसी भी करेंसी, किसी भी इकोनॉमी की जो करेंसी होती है वो वीक और स्ट्रांग होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो करेंसी स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। लेकिन अगर वहीं पर इंटरेस्ट रेट जो है और इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो वो कैसी हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। समझ में आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये मॉडल वर्क कैसे करता है, 2 पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी हम फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क करती है डिफरेंट एक्सचेंज मार्केट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो डिफरेंट कौन कौन से थे, डिफरेंट जो सिस्टम थे वो कौन से थे? पहला था हमारा फिक्स्ड और दूसरा था हमारा फ्लेक्सिबल, यही तो था। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद मंडल फ्लेमिंग मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानेंगे, देन वी विल ओवर द क्लास। ओके, चलो क्या है यहाँ पर, हाउ द मॉडल वर्क। मॉडल वर्क कैसे करता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड और अ पेग करेंसी। व्हाट इज दिस? अब यहाँ पर किसका रोल है? सबसे पहला सेंट्रल बैंक, किसी भी इकोनॉमी का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वो पूरे ऑल ओवर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेगा, यानी कि फॉरेन की करेंसीज जितनी भी होंगी उनको खरीदने बेचने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है? देखो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। कहाँ पर? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है? सेंट्रल बैंक का रहता है ना, और सेंट्रल बैंक एडजस्ट कर सकती है पॉलिसी को, तो जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। ये वर्क करता है बेटा, ये वेल वर्क करेगा। क्यों? ये डायरेक्टली अफेक्ट डालता है किसको? डिमांड पर। कौन सी डिमांड पर? गुड्स और सर्विसेज पर। जो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे वगैरह, टैक्स वगैरह, जितने भी हम कह सकते हैं पॉलिसीज के अंदर जितने भी वर्क होते हैं वो
वेल वर्क कर रही होती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी हम कह सकते हैं यानी कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करना, उसकी मनी सप्लाई करना, ये वर्क नहीं करता है। और इसका रीज़न क्या होता है? वही होता है क्योंकि उसने बैंक ने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए एडजस्ट किया हुआ है। खरीदना बेचना पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। और साथ में मेंटेन किया हुआ एक फिक्स्ड रेट, और जब फिक्स्ड रेट है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, मनी सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए इस टाइम पर फिक्स एक्सचेंज रेट के समय पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो वर्क नहीं करती है। लेकिन वर्क करता कौन है? सेंट्रल बैंक ही कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सपोज कर ले सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इनकम इंक्रीज होगी या फिर डिमांड बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो विच अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर क्या आएंगे? फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वो क्या होगा? अट्रैक्ट होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर मेंटेन करना होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। वो कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। वही करेंसी को खरीदेगा और बेचेगा। तो इकोनॉमी कैसी रहती है हमारी? स्टेबल रहती है। इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेंसी को खरीदने बेचने का काम किसका होता है? किसके अंडर होता है? हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हमें फिक्स एक्सचेंज रेट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन करेगा? सेंट्रल बैंक ही करेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अपना वर्क प्रॉपर अच्छे से वेरी वेल कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, हाँ, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किसके द्वारा होता है? सप्लाई और डिमांड के द्वारा। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जितना भी डिमांड और सप्लाई होगी उसके जरिए ही वो डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब यहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कह सकते हैं वाइस वर्सा है मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है बजाय कि हमारी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, कैसे होती है? यानी कि यहाँ पर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, मनी सप्लाई ज़्यादा होना कम होना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, विच इन टर्न अफेक्ट कैपिटल फ्लो एंड एक्सचेंज रेट। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस होगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल फ्लो और एक्सचेंज रेट पर को वो इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी वो लेस इफेक्टिव होती है, बहुत कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट मूवमेंट कैन ऑफसेट इट्स इम्पैक्ट। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है, जो सरकार के खर्चे वगैरह होते हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो बहुत कम इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट का मूवमेंट होता है वो क्या होता है? उस पर जो इम्पैक्ट डलता है वो एक तरह का हम कह सकते हैं ऑफसेट होता है। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अब इसको। एग्जाम्पल, इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज मनी सप्लाई, चलो इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी डोमेस्टिक एसेट्स हैं ये सारे के सारे कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव है। अब क्या वो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये क्या लीड करेगा? कैपिटल आउटफ्लो को। सिर्फ और सिर्फ हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर चुका है। और इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब करेंसी हम यहाँ पर कह सकते हैं करेंसी क्या हो रही है? वीक हो रही है। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट होगा वो चीपर हो सकता है, जो कि इकोनॉमी को हम कह सकते हैं बूस्ट करेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर व्हाई इज मंडल फ्लेमिंग मॉडल इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये मदद करता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो डिसाइड कर पाएं कि उन्हें कब कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है, फिजिकल यूज़ करनी है या फिर मॉनेटरी यूज़ करनी है। किसके बेस पर करेंगे? एक्सचेंज रेट सिस्टम के बेस पर। एक्सचेंज, अभी हमने वही पढ़े 2 पॉइंट्स, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, या फिर फ्लेक्सिबल को हम यहाँ पर फ्लोटिंग भी कहते हैं आज के समय में। तो जो भी आपने एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है, तो ये मॉडल आपको समझाता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्या एक्सप्लेन करता है कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग स्ट्रगल करती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती हैं फ्रीली। जैसे कि हमारी यूरोजोन कंट्रीज़ हो गई। यूरोजोन कंट्रीज़ लाइक हम यहाँ पर कह सकते हैं रशिया है, ठीक है, स्पेन है एंड स्वीडन है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो यूरोजोन कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। और साथ में ये शो करता है कि क्यों जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो कंट्रीज़ की हेल्प करता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी के शॉक के लिए, जैसे कि यूएसए, ठीक है। तो यानी कि आपको पता चला इसका कहने क्या मतलब है। जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कहाँ पर यूज़ होता है? इन कंट्रीज़ में, यूरोजोन कंट्रीज़ में, जो हमने अभी बताया मैंने आपको, रशिया है, स्पेन है, स्वीडन है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट यूज़ होता है, उसी के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। और साथ में ये जो MFM है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, वो बताता है कि क्यों जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो कंट्रीज़ की हेल्प भी करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हम कह सकते हैं कहाँ पर यूज़ होता है? USA में, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया? होप सो आपको मंडल फ्लेमिंग मॉडल समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।